होना ये चाहिए था कि किसने किसको दिया, कितना पैसा कहाँ गया, ये भी बताया जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहना, अब चूंकि हरीश साल्वे जी हैं, देश के महान न्यायवादी हैं, उनके ऊपर हम कुछ सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन तकनीक जरूर ये सब कामों को इतना संभव कर दिया है कि उतने दिन का वक्त नहीं लगना चाहिए था। जैसा काम उस तरह का चढ़ावा, ये तो हम बचपन से देखते आए हैं। बड़ी दिक्कत आ रही है, क्या किया जाए, चलो भगवान के पास, भगवान 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरे घर में सब चीज ठीक ठाक हो जाए। तो भगवान भी देखते हैं कि नहीं नहीं, भक्त आ गया है हमारे पास, 1.25 रुपए का प्रसाद भी चढ़ा रहा है, ठीक है, इसको दिक्कत दूर कर दो। पिछले 1 महीने से एक चीज खूब चर्चा में है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स वही है जो बीजेपी स्कीम लेकर आई थी, जिसमें आप 1000 से लेकर 1 करोड़ तक का आप बॉन्ड खरीद सकते हैं और गुप्त रूप से चंदा दे सकते हैं। ये जो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इसी को लेकर खूब विवाद हुआ। अब लिस्ट आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा था कि वो चुनाव आयोग को लिस्ट जारी कर दे, तो अब वो लिस्ट आ गई है। उस लिस्ट का कई तरीके से एनालिसिस किया जा सकता है। इसी लिस्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ आज शिशिर जी हैं, जो इसको पूरा डिफाइन करेंगे। कुछ जो आम सवाल हैं, जो खूब सोशल मीडिया में बहुत सारे कॉन्सेप्ट और मिथ चल रहे हैं, उस पर हम कुछ सवाल ले लेते हैं। तो पहला यही है सवाल सर कि लिस्ट आने के बाद अब क्या होगा? 2 अलग अलग तरह की लिस्ट आई हैं। इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। सिर्फ इतना साफ है कि इसने इतना पैसा दिया है और इतना मिला है। इसके बाद क्या होगा? अब क्या होगा, इसका जवाब अभी आप देखें तो वो मिल गया है। जो सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने मूव किया था, उन्हीं में से एक ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से मूव किया है और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ये लिस्ट आधी अधूरी है। होना ये चाहिए था कि किसने किसको दिया, कितना पैसा कहाँ गया, ये भी बताया जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि नहीं बताया गया। हरीश साल्वे ने इससे पहले की कार्रवाई में यही बोला था कि मिलान का वक्त चाहिए। उन्होंने जब समय मांगा था एसबीआई की तरफ से बोलते हुए, तो उन्होंने यही कहा था कि मिलान का वक्त चाहिए, हमारे पास ये डिटेल तो है। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, हम तो 2 डिटेल मांग रहे हैं, पर ये अलग अलग डिटेल अगर इसको हम देखें तो कुछ तो तस्वीर निकल के ही आ रही है। वैसे आप यदि कंप्यूटर की दुनिया से परिचित हों तो आपको पता होगा कि इस तरह की ढेर सारी टेक्नोलॉजी है जो कि सब काम पलक झपकते ही एक क्लिक में कर देती है। आपने या हमने दैनिक जीवन में एक्सेल का तो उपयोग किया ही है। हम उसमें सारा डाटा फीड कर देते हैं, उसमें बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करता है, फटाक से वो सब चीज़ आपको टेबल बना के दे देगा। तो बैंकों में हमारी बैंकिंग व्यवस्था बहुत पहले से कंप्यूटर को अपना चुकी है और बहुत अच्छा, स्टेट बैंक में भी तो फिनेकल सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है उसके पास। तो ये कहना, अब चूंकि हरीश साल्वे जी हैं, देश के महान न्यायवादी हैं, उनके ऊपर हम कुछ सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन तकनीक जरूर ये सब कामों को इतना संभव कर दिया है कि उतने दिन का वक्त नहीं लगना चाहिए था। अब स्टेट बैंक क्यों ऐसा कह रहा है, इसके पीछे तो स्टेट बैंक ही जवाब दे सकता है। लेकिन ये तय है कि तकनीक बहुत उन्नत हो गई है, हमारे सारे बैंक तकनीकी प्लेटफॉर्म पे बहुत उन्नत हैं। अब हम वापस इसी पर आते हैं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे, इनको कहा गया गुप्त चंदा है। गुप्त चंदे का फायदा क्या है, या पक्ष और विपक्ष दोनों के लिहाज से अगर देखें तो? अपने यहाँ हम जिस समाज में जी रहे हैं, भारतीय समाज में, गुप्त दान कोई नई बात नहीं है। आप मंदिर जाते हैं, वहाँ बॉक्स बना होता है दान पात्र, उसमें हम पैसे डाल देते हैं, नोट डाल देते हैं, 500 रुपए का, 1000 रुपए का। 1000 रुपए तो अब बंद हो गया, 2000 भी बंद हो गया, जो भी नोट है उसको हम मोड़ते हैं और डाल देते हैं। ये गुप्त दान है। यदि हम चाहे तो हम काउंटर पे जाके दान जहां लिया जाता है, आप वैष्णो देवी गए होंगे, वैष्णो देवी में एक काउंटर बना हुआ है जहां आपका नाम पता लिखा जाता है और आप दान दीजिए, आपको रसीद मिलेगी, पर्ची मिलेगी, आपको उस दान पर टैक्स में बेनिफिट भी मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, हम दान दे रहे हैं भगवान को, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, हम क्यों अपने आप को प्रचारित करें कि मैंने भगवान को 1 करोड़ रुपए दिए। तो गुप्त दान कोई नई बात नहीं है, पर यहाँ तो पार्टी का हो गई पार्टी की बात। अब जब जेटली साहब इस चीज को फ्रेम कर रहे थे, मुझे याद है ये
नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ये फैसला हुआ था और मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। उसी समय ये बात हम लोगों ने, पत्रकारों ने उनसे की कि आखिर ऐसा क्यों ये आप जो सब चीज ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, आप सारे आंकड़े वेबसाइट पे डालते हैं, कहीं कोई छुपाव नहीं, दुराव नहीं, तो फिर ये इसमें ऐसा क्यों? तो उस समय भी मुझे याद है कि वित्त मंत्री, तत्कालीन वित्त मंत्री जेटली जी का कहना था कि नहीं, बहुत लोग शर्मीले टाइप के होते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारा नाम आए। हालांकि उसी समय विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि ये एक तरह से कहिए कि किसी का गला दबाकर, बाह मरोड़कर पैसे वसूलने की एक साजिश हो सकती है। बिल्कुल। तो सर, जैसे लक्ष्मी मित्तल जैसा नाम आता है, जैसे अगर हम कंपनीज की बात छोड़ दें, 1300 कुछ लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। अब उसमें स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल का नाम आता है, जिनने कितने लिस्ट देखने पर पता चलेगा कि उन्होंने इतने बॉन्ड्स खरीदे, काफी रकम दी, काफी रकम दी है। तो इसमें व्यक्तिगत कोई फायदा निहित है? देखिए, बात तो सही है कि आप भगवान को ₹1.25 का प्रसाद कब चढ़ाते हैं? जब आपका कुछ ना कुछ बढ़िया होता है। आप कहते हैं भगवान हमको पीठ में दर्द हो रहा है, ठीक हो जाए तो ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाएंगे। बेटा मैट्रिक की परीक्षा दे रहा है, टॉप कर जाए तो ₹5 का प्रसाद चढ़ाएंगे। यूपीएससी कोई कहता है कि मेरा बेटा यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पास कर जाए तो हम जो है आपको सोने का छत्र दे देंगे। जैसा काम उस तरह का चढ़ावा, ये तो हम बचपन से देखते आए हैं। और एक जो आप ये लिस्ट देख रहे होंगे, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी ये सारी लिस्ट। एक स्क्रीन पर लिस्ट देख रहे हैं सर, इसमें फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, ये नाम बहुत आ रहा है बार बार। सबसे बड़ा चंदा देने वाला वही है। और ये बात ऐसी होती है कि कुछ ही दिन पहले ईडी की रेड आती है, रेड पड़ती है। अगर हम यहाँ पे सर्च करे थे, मैं गूगल सर्च करी थी, इसका नाम डाला था, तुरंत आ गई थी कि ईडी एक्सपोजेस दिस एंड दैट। तो इस पे रेड पड़ती है, उसके कुछ दिन बाद इनने चंदा दिया। इसका भी जवाब वही है। आपके घर में दिक्कत हो गई, आपका जो है मान लिया जाए घर में गाय बैल है, भाग गए, मर गया, बेटे को बीमारी हो गई, अरे बड़ी दिक्कत आ रही है, क्या किया जाए? चलो भगवान के पास, भगवान ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरे घर में सब चीज ठीक ठाक हो जाए। तो भगवान भी देखते हैं कि नहीं, भक्त आ गया है हमारे पास, ₹1.25 का प्रसाद भी चढ़ा रहा है, ठीक है, इसको दिक्कत दूर कर दो, है ना? तो भगवान के शरण में सब जाते हैं। ये भी गए, इन्होंने क्या गड़बड़ी की। और एक और चीज जो एक डेटा मुझे देखने में समझ आ रहा था, वो ये था कि जब भी स्टेट इलेक्शंस हुए हैं, उस जगह के, उस स्टेट की जो कंपनीज हैं, उनने ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। जैसे हल्दिया एनर्जीज हो गई। बट हल्दिया एनर्जीज का एक बहुत क्लियर आ रहा है कि हल्दिया एनर्जीज ने जब बॉन्ड्स खरीदे हैं और जब टीएमसी ने भुनाए हैं, 15 दिन के अंदर इनको भुनाने का समय होता है, तो वो लगभग सेम है। तो स्टेट जो कंपनीज हैं, वो क्या स्टेट पार्टीज को बेनिफिट, और खैर टीएमसी तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है जिसको चंदा मिला है, बेनिफिशियरी मिली है, वो कांग्रेस उसके नीचे आ गई है। तो क्या स्टेट कंपनीज स्टेट पार्टीज को ज्यादा फायदा दे रही है? इसलिए जो ये तो सीधा सा हिसाब है जी। देखिए, हम गांव में रहते हैं, हमारी कुल देवी ये है या कुल देवता ये है, हम मान के चलते हैं कि इस गांव में इन्हीं कुल देवता का अधिकार है, तो हम उन्हीं कुल देवता के पास जाते हैं ना कि भगवान एक बकरा चढ़ाएंगे, एक बलि देंगे, एक खस्सी चढ़ाएंगे, हमारा बेटा ठीक हो जाए। तो भाई उनका बेटा गड़बड़ होगा, उस कंपनी का कुछ काम गड़बड़ होगा, उन्होंने जाके वहां कहा होगा कि भगवान हम ₹1.25 का प्रसाद तो चढ़ाएंगे ही, एक खस्सी भी चढ़ाएंगे। तो आप बोल के आए, काम आपका तुरंत ठीक हो गया। आप दूसरे दिन गए, ₹1.25 का लड्डू खरीद के चढ़ा दिए, एक खस्सी का बलिदान दे दिए। तो इसमें वो तो ठीक बात है, पर इसको लेकर क्या कानून है? आपके पास पैसा है, इनको जरूरत है, आप दे सकते हैं, इन्होंने ले लिया, तो पार्टी जो चंदा लेती है, तो उस पे अगर मतलब आपके पास, अगर मैं ये समझूं कि ये पैसा जायज नहीं है और उसने उठा के एक किसी पार्टी को चंदे के रूप में दे दिया, ब्लैक का व्हाइट हो गया अगर, तो क्या इससे रिलेटेड कोई कानून है? इस पे अगर मिलान वाली सूची आ भी जाती है कि इस पार्टी ने या इस कंपनी
ने इतना पैसा दिया है, उस सूची आने के बाद क्या कार्रवाई होगी या क्या कानून है? इसमें दो सवाल जुड़े हुए हैं। एक तो है कि चंदा देने पर या दान देने पर कोई प्रतिबंध है, तो इसका जवाब है नहीं। अच्छा। आप अपनी कमाई, अपनी अर्जित की हुई राशि किसी को भी दान दे सकते हैं, किसी को भी चंदा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ दो बातें हैं। एक तो है कि आप जो दान दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, वो व्हाइट मनी है या ब्लैक मनी है। यदि व्हाइट मनी है तो आप किसी को दे दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक मनी है तो आप कैसे, आपका वो लाए कहां से भाई? पहले तो इनकम टैक्स को हिसाब दीजिए तब दान दीजिएगा। बिल्कुल। तो दान देने में कहीं कोई रोक नहीं है, लेकिन वो ब्लैक मनी है तो वो तो आप गलत काम कर रहे हैं। और कोई एक नंबर में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के किसी को चंदा दे रहा है तो वो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो ब्लैक मनी नहीं होगा। उसका एक एक पाई का हिसाब होता है। आप कोई कंपनी चला रहे हैं तो उसको रिटर्न दाखिल करना होता है, कंपनी को वो उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको ओके करता है, तभी उसकी वो फाइल होती है, कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होती है। तो कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दे रहा है चंदा तो वो उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि एक नंबर काम है वो। पर पहले तो नाम आना ही नहीं था, वो तो अब नाम आए और इतनी दखल के बाद नाम तो कोई जरूरी है? आप कहीं आप बैंक में पैसे दे रहे हैं, नाम आए ना आए उसमें आप अपनी कंपनी का नाम दे रहे हैं, GSTIN नंबर दे रहे हैं, सारा चीज उसमें जा रहा है, तो वो गलत क्यों करेगा? अब आप वो पहले भले था कि उसको नाम उजागर नहीं किया जाएगा, अब उजागर हो गया, ठीक है। वो नाम छुपा हुआ था लेकिन कोई उसमें ब्लैक मनी का दान नहीं कर रहा है। वो जिस कंपनी ने दान किया है उसके बैलेंस शीट में इस बात का उल्लेख होगा कि हमने इतने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। जैसे कि आप घर में हैं, घर चलाते हैं, घर का बजट बनाते हैं, या कहीं आप हॉस्टल में रहे होंगे, मेस चलाए होंगे वहाँ, तो आप हर चीज़ हर रोज़ लिखते होंगे कि आज 10 रुपये का दाल लाए, 10 रुपये की दाल लाए, 20 रुपये का चावल आया, 50 रुपये की सब्जी आई, 100 रुपये का दूध आया। उसमें सब चीज़ जैसे लिखते हैं उसी तरह कंपनियों को भी लिखना होता है कि हमने इस मद में इतने खर्च किए, तो वो लिख दिया होगा कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड में इतने दिए। क्योंकि आप बैंक से बॉन्ड खरीद रहे हैं तो उसमें ब्लैक मनी नहीं चलेगा जी। एक जो सवाल है जो खूब अभी सोशल मीडिया में कार्ड के तौर पे खूब चल रहा है कि इलेक्शंस आने को हैं, अब इलेक्शंस आने को हैं तो इसमें विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है, अब एक बहुत स्ट्रांग मुद्दा मिल गया है। उनका कहना है कि वो कंपनियों ने इनको उनके बेनिफिट के लिए पार्टी को चंदा दिया और फिर उनके बेनिफिट के लिए काफ़ी कुछ सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मेरा एक सवाल ये है कि क्या अभी जो चुनाव होने हैं उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों मैं पूछूंगी कि बीजेपी को फायदा नुकसान क्या है और बाकी कांग्रेस या टीएमसी को क्या फायदा नुकसान हो सकता है इसके अब सामने आने से? आपने जो भी सवाल पूछा ये घोर राजनीतिक है। बिल्कुल। मैं तो आर्थिक संवाददाता हूं, मैं आर्थिक पक्ष बता सकता हूं। ये कुछ लोग होते हैं जो कि भांप जाते हैं, जनता का मूड देख के भांप जाते हैं, ये नॉर्मली राजनीतिक पत्रकार होते हैं। मेरा राजनीति से बहुत ज्यादा मतलब दखल नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, मैं इस सवाल का जवाब। पर आर्थिक तौर पे बीजेपी को क्या फायदा नुकसान होगा? आर्थिक तौर पे देखिए ये होगा ना कि अभी तक तो था कि सब चीज ढका हुआ था, अब सब चीज क्लियर हो गया है, तो अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनको जो फंड का इनफ्लो था हो सकता है कि वो थोड़ा सा कम हो जाए। वो क्या इस्तेमाल कर पाएंगे अब वो फंड जो फंड उनके पास है? क्यों नहीं इस्तेमाल? वो जो फंड मिला है वो तो कानूनी रूप से मिला है और खर्च करने के लिए मिला है। और किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव सबसे बड़ा पर्व होता है। बिल्कुल। और ये तो महापर्व है, लोकसभा का चुनाव है, कोई विधानसभा या गली मोहल्ले का चुनाव नहीं है। तो चंदा लेते हैं खर्च करने के लिए ही, और खर्च करने का सबसे बड़ा महापर्व लोकसभा चुनाव है, तो वो खर्च करेंगे, उस पर कहीं कोई रोक नहीं है कि आप खर्च नहीं करेंगे। तो मतलब अब जो उनके पास जो चंदे की राशि है वो हर पार्टी इस्तेमाल कर सकती है, कार्रवाई चल रही है, वो एक अपना प्रक्रिया है, लेकिन जो चंदे का पैसा है वो पार्टियां इस्तेमाल कर पाएंगी। ये तो तब होता है ना जब कोर्ट कहती कि नहीं अभी इसको खर्च भी नहीं करना है। कोर्ट ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। नहीं, बस कोर्ट अभी सिर्फ सीबीआई से सवाल जवाब हो रही है। और आपको मान लिया जाए कि आज से 5 साल पहले चंदा मिला, 2 साल पहले चंदा मिला,
तो ये क्या जरूरी है कि वो पढ़ा ही होगा। आप हमारे पास खाने को पैसे नहीं हैं और हमें कोई दे गया कि भैया लो 5 रुपए दान दिया आपको, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? खाने का सामान लाएंगे ना, कि आप बैंक में जाके जमा करा देंगे। तो वही बात है कि भाई जिनको पैसे की जरूरत है, हो सकता है कि उसका उपयोग हो गया होगा। अब ये मुझे नहीं मालूम है कि उस पैसे का क्या हुआ, लेकिन मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि जैसे भूखे को कोई 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए देता है तो सबसे पहले जाता है खाने पीने का सामान ले आता है। तो हो सकता है कि उन्होंने भी उसका उपयोग कर लिया हो। तो अब ये जो अब इसको समअप ही करते चलते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी और जब ये लाई गई थी तो ये बोला गया था कि अब हम पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं और फिर हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसा अरुण जेटली ने जब सदन में बोलते हुए ये शब्द इस्तेमाल किया था। तो अब क्या इसे कैसे देखेंगे कि क्या ये स्कीम का फेलियर है या स्कीम अभी भी उतनी ही पावरफुल रहेगी, बस ये एक बैंक का फेलियर है कि उसके पास डिटेल्स नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक यहाँ एक माध्यम है। आपने कहा कि नहीं, जो चंदा आया है सब इसी बैंक में जमा होगा। बैंक के पास जमा हो गया, माध्यम है वो, उसके पास सारे आंकड़े हैं। वो भी करेंगे कि हमारे पास आंकड़े हैं। हाँ, उन्होंने कहा है कि कंपाइलेशन में समय लगेगा, तो फेलियर तो यहाँ है ही नहीं। जहाँ तक है बात स्कीम की, स्कीम को बनाई गई थी, केंद्र सरकार ने बनाई थी, उसको नोटिफाई किया था, इतने दिन तक स्कीम चली ही। अब जाके ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में हमारे माननीय लर्नेड जस्टिस ने कहा कि नहीं ये गड़बड़ बात है, ये पारदर्शिता इसमें बिल्कुल नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको खत्म कर दिया। 2019 में शायद एडीआर ने ये फाइल की थी कंप्लेन कि ये पारदर्शिता नहीं है। फिर सुनवाई होते होते इतने दिन लगे। तो अब जबकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया है, तो वो तो खत्म हो गई स्कीम। अब सरकार हो सकता है कि अब पार्लियामेंट का भी तो साइन डाई हो चुका है, संसद का, सरकार चुनाव के मोड में है, किसी भी वक्त अब नए चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो अब इस तरह की कोई स्कीम आनी होगी तो जो अगली नई सरकार बनेगी वो कोई स्कीम लाएगी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की तो जो भी कथा थी वो तो कथा अब डाइंड हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, वो योजना ही खत्म हो चुकी है, उस योजना पर द एंड हो चुका है। अब जहां तक है आंकड़ों की बात, तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट फिर मूव किए हैं, तो जो वहां डेवलपमेंट होता है उसका इंतजार कीजिए, और तब तक के लिए हम दर्शकों से विदा चाहेंगे। बिल्कुल। और आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।